देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे वोट में जोश, मतदाता खामोश। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर कल सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान देर शाम 6 बजे तक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो इस बार 2017 के मुकाबले ही मिलता जुलता मत प्रतिशत रहा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी को अपना प्यार और दुलार देती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। उत्तराखंड के चुनाव में सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करते दिखे। अब उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मतदान 65.10% रहा, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव के लगभग ही रहा। हालांकि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिल गोयल का कहना है कि इस बार हुए मतदान में साफ है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है। बहुत पीसफुल रहा। हम उत्तराखंड में पूरा जो वोटिंग का प्रोसेस, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ठीक था। वेदर कंडीशंस भी हिल्स में और प्लेन्स में बहुत कंड्यूसिव रहा, तो पीसफुली हुआ। 11,600 में मोर देन 8,500 टीम्स हमारे वापस भी आ गए। उनका स्क्रूटिनी प्रोसीजर ऑब्जर्वर्स के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद वो बहुत सारे लॉकिंग और सीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरी व्यूह रचना बनाई थी और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने भगीरथ प्रयास किए हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मतदान पहले जैसा हुआ है तो परिणाम भी पहले जैसे ही आएंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे साफ होता है कि इस बार जनता भाजपा को उत्तराखंड से बाहर निकाल फेंकेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और इस बार जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए ही मतदान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में थी। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। बहुत ही कंफर्टेबल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार बदलाव की बयार थी, प्रदेश के अंदर परिवर्तन की बयार थी और कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। जिस तरह के जनता का अपार सम्मान, प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे प्रत्याशी ऐसा लगता है कि अपनी बात जनता तक, अपना संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं और मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, क्योंकि यहाँ एक अहंकारी सरकार चली है प्रदेश के अंदर। 5 साल तक लोगों का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार अनाचार हुआ है उनके ऊपर और बर्बरता जो दिखाई गई है मातृशक्ति पर, लाठियां भाजकर किसानों पर और युवाओं के ऊपर। तो उसको सबको, और सबसे बड़ा यहाँ जो इशू था वो महंगाई और बेरोजगारी थी, जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जबकि हमें चाहिए था सख्त भू कानून, एक सशक्त लोकायुक्त, गैरसैन्य स्थायी राजधानी। ये सारे हमारे मुद्दे थे। कल उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने बड़े भारी संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में ये पहला विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत के साथ इस मैदान में कूदी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और दिल्ली का पूरा सहयोग यहाँ पर हमें मिला। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जितने हमारे दूसरे बड़े नेता हैं, वो लगातार उत्तराखंड के दौरों पर रहे। और आप देखिएगा 10 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो आम आदमी पार्टी बहुत अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी पार्टियां चुनाव में जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को आने वाले परिणाम ही बताएंगे कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी के दावों पर मोहर लगाकर उसको विधानसभा भेजने का काम करती है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट।
तो जिस तरह से कल उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं परिणामों को लेकर आशातीत नजर आ रही हैं। एक तरफ भाजपा का कहना है कि बम्पर वोटिंग हुई है तो दोबारा यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बढ़े हुए बम्पर वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है इससे माना जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला उनके हक में हुआ है, जनता ने उनके हक में फैसला सुनाया होगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता ये कहती हुई सुनाई दी कि 10 मार्च को जब ईवीएम के बक्से खुलेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित फैसले आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को देखने को मिलेंगे। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बम्पर वोटिंग से तमाम पार्टियां उत्तराखंड में उत्साहित नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से जनता ने वोट किया है, बम्पर वोटिंग की है, लेकिन किसके पाले में कितनी वोटिंग दी है इसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशियों को 632 प्रत्याशी कुल मैदान में थे जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में अब कैद है। ये पिटारा 10 मार्च को खुलेगा और 10 मार्च को ही इस बात का पता चल पाएगा कि आखिर किसके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई है और कौन उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भाग्य आजमाने की बात को लेकर जो तमाम परिणाम है वो आगामी 10 मार्च को ही आएंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। कमलेश रमन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलियाल यूकेडी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल हनी पाठक जी आपसे होगा। बीजेपी की यदि बात करें तो बम्पर वोटिंग राज्य में हुई है और उसको लेकर एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी काफी बढ़ चढ़कर इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, अब वो तो परिणाम पे डिपेंड करता है। बक्से बंद हो चुके हैं, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तभी कहा जा सकता है कि किसकी पार्टी जीत के तरफ अग्रसर हुई है। लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है जनता के चेहरे को देख के और जनता के विश्वास को देख के, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा फतेह करके आएगी और जनता को उनके अनुरूप ही कार्य करके दिखाएगी। जैसा जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदों पर, बातों पर खरी उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत। जी बिल्कुल। हनी जी, पिछली बार 57 सीटें आपको मिली थी, 60 पार का इस बार नारा दिया जा रहा था। क्या लगता है वोटिंग के बाद कितनी सीटें आएंगी? देखिए, जो भी नारा दिया गया है, मैं यही जानती हूँ कि पूरा भरसक प्रयास रहा है हमारे उनका विधायक प्रत्याशियों का कि उससे ज्यादा कहीं आंकड़ा पार होके दिखाए। तो जैसा नारा हम लोगों का लगा था वैसा ही रहेगा और अच्छी संख्या में ही हम लोग वापस। ठीक है। कमलेश रमन कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो काफी लंबे समय से महत्वाकांक्षा कांग्रेस की दिखाई दे रही थी। वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ढोल नगाड़े भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बजाने शुरू कर दिए। क्या लगता है आपको, फैसला आपके हक में आएगा? बिल्कुल, जनता ने इस बार फैसला अपने ईवीएम बक्से में बंद कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि 10 मार्च को जब हमारी मशीनें खुलेंगी तो पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और क्योंकि इस पूरे 5 साल जनता, उत्तराखंड की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी का दंश खेल रही थी और उसके खिलाफ कल जो वोटिंग हुई है उत्तराखंड के अंदर वो उसी के खिलाफ हुई है। यहाँ रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को महंगाई से निजात चाहिए। जो उत्तराखंड का पलायन है उसको रोकने के लिए जो काम कर सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। तो जनता ने जो अपना मैंडेट कल दिया है, जो 10 मार्च को बॉक्स खुलेंगे, देखिए सारी चीजें तो तस्वीर तो वही उस वक्त साफ होगी जिस वक्त ये बॉक्स खुलेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी बहुत सी सीटें आएंगी और बहुत सीटें इस समय क्योंकि सरकार बन रही है कांग्रेस की, क्योंकि सीटों का आकलन करना कि मैं अभी अगर ये कहूँ कि इतनी सीटें आ रही हैं और उसके बाद ज्यादा सीटें आ जाएं तो वो भी गलत होगा। तो इसलिए हम लोग सीटों का आकलन नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार भी आ रही है और बहुत अच्छे कुछ अंदाजा तो आपकी पार्टी में कुछ अंदाजा तो लगाया होगा ना, जिस तरह से आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो लमसम कितनी सीटें आएंगी? देखिए, लमसम की बात तो हम इस वक्त इसलिए नहीं कह पाते हैं आपको, क्योंकि जिस वक्त 10 मार्च को ये बॉक्स खुलेंगे असलियत उसी में सामने आएगी, क्योंकि वोटर ने बहुत ही साइलेंटली वोट दिया है और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है।
ठीक है। लोग जो तरसते हैं 2 साल से कोरोना काल में, उसके खिलाफ वोट दिया है, तो मैंडेट पूरा कांग्रेस को जाएगा। और जब आप खुलेगा, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि 40 सीटें आ रही है और हो सकता है आगे फिर ज्यादा सीटें आ जाए, तो मेरा कहना ये इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी आपके सामने। ठीक है दीपक पांडे जी, आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना भाग्य आजमा रही थी, उत्तराखंड में पहली बार 70 की 70 विधानसभा पर आपने चुनाव लड़ा है, अब क्योंकि मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, आपको क्या लग रहा है किस तरह के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए आएंगे? के न्यूज के दर्शकों को प्रणाम मेरा। बिल्कुल, इस बार जो उत्तराखंड में जो ये महापर्व चला है, इसमें इस बार कुछ अचंभित होने वाला है कहीं ना कहीं। और जैसा अभी हमारे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही 60 पार, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में इनके बीच में है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली में भी इन्होंने बड़े बड़े नारे दिए थे उस समय, जो कि सफल नहीं हो पाए। और ये चीज मैं भी नहीं कहूंगा कि हमारी भी कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन हमें इतना पता है हम 0 से हमने शुरुआत करी थी, आज के डेट में बहुत ऊपर हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी इससे जो राजनीतिक रहेगा हमारा उत्तराखंड का, उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कि लोगों ने भी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है पूरा, उसने भी इस तरफ फोकस किया है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने काफी अच्छे काम करे, लोग उससे प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक हमारे उत्तराखंड का धड़ा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ा है इस बार। ठीक है, पीसी थपलियाल जी भी हमारे साथ है। पीसी थपलियाल जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही है, जिस तरह से दिल्ली में अप्रत्याशित नतीजे आए थे, कहीं ना कहीं वही चमत्कार की उम्मीद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी कर रही है। क्या लगता है आपको उत्तराखंड की राजनीति में क्या ऐसा कुछ होने वाला है, और यूकेडी का क्या स्टैंड है इस बार? हमारे राज्य में चुनाव हुआ है, हमारा जो मौसम भी था उसने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया, और इन तमाम चीजों के साथ जो धनबलियों का खेला इस चुनाव में हुआ, तो उसमें लगभग हम लोग बौने पड़ते हुए दिखाई दिए। और जो लड़ाई मुख्य रूप से लड़ी गई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिमट के रह गई। और इसमें जो दल जैसे दिल्ली से भी आए थे, जैसे आम आदमी पार्टी का सवाल आप कर रहे हैं, ये भी कहीं नहीं दिखाई दिए। खाली केवल उत्तरकाशी में कर्नल कोठियाल थोड़ा बहुत लड़ते हुए दिखाई दिया। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों की स्थिति लगभग वैसी है जो पहले के चुनाव में थी, कि यस, लोग कहते हैं कि हाँ जी क्षेत्रीय दल आना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय दल को जब वोट देने की बारी आती है तो उनके वो पीछे से हट जाते हैं, क्योंकि उनको वो तमाशा नहीं दिखा पाते हम होर्डिंग्स का, प्रचार का। जो बिल्कुल पहले जो चुनाव होते थे वो भाषणों में होते थे, लोगों के विचारों में होते थे। आपको जी पीसी थपलियाल जी, आपको क्या लगता है यदि यूकेडी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे थे, आपने दोनों के साथ सरकारों में पहले सहयोग किया है, तो क्या इस बार भी किसी के साथ जा सकते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जो लोग जीत कर आएंगे वो तय करते हैं नॉर्मली। अभी तक जो आपने देखा होगा, उत्तराखंड क्रांति दल का एक लिबरल पार्टी है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है सख्त आम आदमी पार्टी का जैसे सख्त रवैया रहता है, वैसा सख्त रवैया हमारा नहीं। हम डेमोक्रेटिक टाइप लोग हैं, यहाँ पे अनुशासन उतना कड़क नहीं। यहाँ पे जो लोग जीत के आते हैं वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से लड़े थे, कैसे लड़े थे। ये मुझे लगता है क्योंकि हमने पहले 20 साल से देखते आए हैं कि हमारे नेता जीत के आए, बाद में कांग्रेस के शहरी विकास मंत्री बन गए, इस समय तो भाजपा की टिकट भी लड़ गए। और दूसरे जो अभी जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं देवप्रयाग से, हमारे वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट, वो क्या निर्णय लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है मुझे, उसमें मेरे को लगता है कि लगभग एक पार्टी अपना बहुमत हासिल कर लेगी। इनमें ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कमी पेशी पड़ेगी, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़नी। और त्रिकोणीय फाइट में भी हमने देखा कि देवप्रयाग और उत्तरकाशी में। ठीक है पीसी थपलियाल जी, जब आपका गणित ही कह रहा है कि एक पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी, तो कौन सी पार्टी करेगी, इस ओर भी इशारा कर दीजिए। देखिए, इस समय जो मोदी इफेक्ट चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं ने नहीं लड़ा, इनके पास राज्य स्तरीय नेता है ही नहीं। इनका चुनाव मोदी जी ने लड़ा, इनका चुनाव अमित शाह ने लड़ा, इनका चुनाव राजनाथ सिंह ने लड़ा, इनका चुनाव नड्डा ने लड़ा, इनका चुनाव इनके एक से एक आ रहे थे हेलीकॉप्टर में। हम कैसे फेस करते हैं, आप बताइए हमें। ऐसे लोगों को महारथी, इनका तो बस चलेगा तो ये तो अभी नीचे नगर पालिका पंचायत चुनाव में भी आएंगे। ठीक है पीसी थपलियाल जी, तो उत्तराखंड में आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस?
मेरे को भारतीय जनता पार्टी का कोना आगे नजर आ रहा है। भले कांग्रेस जो है, क्योंकि उसमें हम बड़ी बाहरी मुख से लोग देख रहे, कि जिनका साइलेंट वोटर था, जो मोदी के भक्त हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से देखा, उन्होंने मुंह नहीं खोले, और जब देखा मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके ठीक है कमलेश रमन जी, ठीक है आपके पास आते हैं वापस लौट के। कमलेश रमन जी, पीसी थपलिया जी का कहना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, इस वक्त जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे उत्तराखंड के, वो तो गौण रहे पूरे चुनाव में। और जैसा भी पीसी थपलियाल जी ने कहा कि केंद्र के लोग आते, केवल केंद्र की योजनाओं को लेकर ही उन्हीं का नाम लेकर के वोट मांगा गया। अगर जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे, जो हमारा दृष्टि पत्र जो इनका पिछले चुनाव में जारी किया गया था, अगर उस दृष्टि पत्र के हिसाब से ये चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि जनता अपने आप इनको देख रही थी, और जनता अच्छी तरीके से जानती है कि विकास किया है कि नहीं किया है। जनता ने उसी के हिसाब से अपना वोट कर दिया है। दिल्ली के नेता तो आपके भी आते हैं, प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची थी। जी हनी जी, क्या कहना चाह रही हैं? लेकिन हम दिल्ली के नेताओं का ये नहीं कहते कि दिल्ली में ये काम हुआ है, वो काम हुआ है, केंद्र में ये काम हुआ, तब हमें तो कमलेश जी वो सरकार में है, यदि वो काम करेंगे तो अपनी बातें भी तो जनता के सामने रखेंगे। आप सरकार में होंगे तो आप भी रखेंगे। ठीक है हनी जी, क्या कहना चाह रही थी आप? हम ये कहते हैं कि हमने उत्तराखंड के जनमानस के लिए ये काम किया है, ये स्कूल खोले, ये कॉलेज खोले, ये हॉस्पिटल बनाए। ठीक है कमलेश जी अभी सत्ता में नहीं है आप, तो कौन से काम गिनाएंगे? ठीक है हनी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, ऐसा है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और कमलेश जी, जिस हिसाब से कमलेश जी आप बात कर रही है ना कि केंद्र की योजनाओं को सुनाया और इसकी योजनाओं को सुनाया, ऐसा है प्रियंका जी ने अभी आपको इस चीज का जवाब दिया है कि केंद्र से नेता तो आपके भी आए थे, और एग्जाम्पल तो आप भी बहुत मनमोहक दे रही थी कि 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में और झारखंड में जहां जहां आपकी सरकार है, वहां पर सिलेंडर क्या रेट है? कृपया बताने का कष्ट करें जब मेरी बात खत्म हो जाएगी। और वहां पे बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है? क्योंकि एग्जाम्पल आदमी हर जगह का देता है ना, जैसे आम आदमी पार्टी जब भी मेरे साथ डिबेट में आती है तो वो हमेशा दिल्ली का एग्जाम्पल मुझे देती है कि वहां स्कूल की व्यवस्था कर दी, वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी। तो एग्जाम्पल सेट करके मुझे भी दिखा दीजिए आप कि जैसे आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल देती है, तो आप भी दिखाइए कि जहां आपकी राज्य में सरकार है वहां आपने क्या 500 रुपए सिलेंडर कर दिया, वहां क्या बेरोजगारी दूर करवा दी? और जो आप बात कर रही हैं कि राज्य में कोई कार्य नहीं किया, तो राज्य में कितनी सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं कमलेश दीदी, अगर आप ज्ञान लें और संज्ञान लें तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे भाजपा की डबल इंजन का आप बात करते हैं। ठीक है हनी जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन यदि आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की बात करती है, तब आप भी कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। तो फिर आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो फिर पंजाब आप क्यों भागते हैं? या तो आप दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों की बात सुनिए मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ। मैंने एग्जाम्पल सेट करने की बात कही, और मैं ही कहती हूँ ये बात कि दिल्ली का मॉडल यहाँ उत्तराखंड में नहीं चल सकता, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, आपदा का क्षेत्र है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जैसे वहां पे वो लोग स्कूल का और हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देते हैं, और जहां पे घोषणा कर रही हैं वहां पर तो एग्जाम्पल देकर दिखाइए ना। जहां पे राज्य की सरकार है इनकी, वहां का एग्जाम्पल दीजिए। उनका हाथ किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, ठीक है, उनसे हम जवाब बाद में लेंगे। दीपक पांडे जी के पास पहले चलेंगे। ठीक है दीपक पांडे जी, हनी जी का साफ कहना है कि दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा, क्या कहना है आपका? मैडम देखिए, हम किसी के पास कोई मॉडल सेट करने नहीं आए, हम लोग अपनी एक विचारधारा रखने आए कि हमने दिल्ली में इस तरह से काम करें। ऐसे आज हम पंजाब में जब जा रहे हैं तो पहले फेज में कहीं ना कहीं हमें 20-21 सीटें मिली थी, और आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम बहुत बहुमत के आसपास में है कहीं ना कहीं अभी इस समय। अभी हमने यहाँ पहला इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा है आम आदमी पार्टी का विधानसभा का, और देखते हैं हम कितना जनता की नजर में खरे में उतर पाए हैं, क्योंकि हमारा काम है पहले लोगों को समझाना, बात बताना कि आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में आई है, उत्तराखंड में पहला इलेक्शन लड़ने आई है। अभी हम लोग अपना संगठन का भी ढांचा पूरा खड़ा कर रहे हैं, सारी चीजें, और हमने बनाया भी है काफी हद तक मजबूत। लेकिन हमें इतना पता है जो हमारी स्थिति पहले थी, जब शुरुआत में हमने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को लाया था, आज उससे बहुत ऊपर और बहुत बेहतर। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर पीसी थपलियाल जी का कहना है कि जिस तरह के नतीजों की आप बात कर रहे हैं वैसा कुछ उत्तराखंड में नजर नहीं आ रहा। देखिए, पीसी थपलियाल जी की मैं किसी बात को इसलिए नहीं काटूंगा, हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं, और कहीं ना कहीं दूरदृष्टि रखते होंगे बिल्कुल, क्योंकि सभी जितने पैनल में बैठे हैं सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, तभी आप लोग की चैनल पे बैठे हैं। उनकी बात सुनना भी मेरा काम है, क्योंकि मैं मेरा धर्म भी है कि सबकी बात सुनूं और उसके बाद जवाब दूं। और रीजन क्या है कि बिल्कुल मैंने खुद ही कहा, मैंने तो नहीं बताया कि हम 10 सीटें ला रहे हैं, हम 20 ला रहे हैं, 21 ला रहे हैं।
हमने कहा हमने बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहा है मैदान में। और जितने भी आज हमारे उत्तराखंड में बताते हैं 56 या 57 पार्टियां हैं लगभग मोटा मोटा, तो उसके मुकाबले हम लोग आज तीसरे विकल्प के रूप में बहुत मजबूती पे खड़े हैं कहीं ना कहीं। और मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं आए, किसी के हम बहुत बड़ाई करने भी नहीं आए और हम किसी पर कटाक्ष भी नहीं करेंगे। हम अपना काम करने आए, हम अपना काम बेहतर तरीके से करें, वो हमारी ईमानदारी रहेगी। क्योंकि मैं यूकेडी का बहुत सम्मान करता हूँ, उसकी बदौलत आज हमें उत्तराखंड मिला है और वो मेरे दिल में है, मेरे जहन में है कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा भी। और इसीलिए मैंने क्षेत्रीय पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करे, वही हमारे क्षेत्र की जरूरत भी है। ठीक है पीसी थपलियाल जी, लंबे समय से आप उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड बनाने में यूकेडी के योगदान का हर कोई जिक्र करता हुआ नजर आता है। तीसरे विकल्प की जब बात करते हैं तो लंबे समय से आपका संघर्ष रहा है, लेकिन यूकेडी कहीं ना कहीं उस जगह को नहीं पा पाई है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत करने के बाद वो जगह पा सकती है, कहीं ना कहीं तीसरी विकल्प उत्तराखंड के सामने ला सकती है? देखो, इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से लड़ाई लड़ी है। ये देखो, अब तो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मतलब बक्सों में बंद है। तो इस समय हम अगर जितना स्पष्ट रूप से खुलकर बात करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को हमें ऐसा पैना करना है कि वो माध्यप्रस्थ राजनीति न बने। और इसके लिए जो आम आदमी पार्टी के जो एफर्ट्स थे वो बहुत शानदार है। अब देखिए, मुख्यमंत्री को रंगे हाथ पकड़ना, किसने पकड़ा? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता क्लियर ने पकड़ा, पैसे बांटते हुए पकड़ा। अगर यहाँ पे लोकतंत्र होता और चुनाव आयोग इफेक्टिव होता तो मुख्यमंत्री तो कटघरे में खड़ा हो गया था। आप ये देखिए, दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ने जो ये मुद्दे थे, इनकी जो ड्राइविंग सीट में नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का हमारी पर संपत्तियों को उत्तर प्रदेश में गिरवी रख के आ गया और यहाँ कहता है कि हल हो गए हैं। इस मुद्दे पे मैं अगर कांग्रेस की ड्राइविंग सीट में होता तो ढोल चढ़ा देता मैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की धरती पर। लेकिन हमारी आवाज है कहाँ? हम लोग ये थैंक गॉड कि आपकी चैनल में हम बोल पाते हैं, दूसरे चैनल वाले तो हमें बुलाते भी नहीं है क्योंकि वो पेड है। इसलिए बड़ा कठिन हो गया है अपनी बात को रखना, क्योंकि आज जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है उसमें जो स्थानीय मुद्दे थे, जो उत्तराखंड के सुलगते सवाल थे, उनको कहीं भी नहीं लिया गया। ठीक है हनी जी जवाब दीजिएगा। पीसी थपलियाल जी ने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं, जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है जैसे कि दीपक पांडे जी ने बोला कि थपलियाल जी हमारे आदरणीय हैं, तो इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी भी इनसे काफी कुछ सीखने को चाहती है। और जैसा ये मुद्दे बता रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि दोनों तरफ इन्होंने दोनों बात कही है। एक तरफ तो आशीर्वाद भी दिया भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी जहां तक लग रहा है उम्मीद की आएगी, और दूसरी तरफ ये कुछ मुद्दे भी बता रहे हैं। तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती है इनके आशीर्वाद से, तो जो ये मुद्दे बता रहे हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने बड़े भाई से और भी सलाह मशवरा करके कि उस मुद्दों पे बारीकी से चर्चा की जाए और उस मुद्दे को दूर किया जाए। और जहां तक बात हो रही है थपलियाल जी की बात की, तो थपलियाल जी भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ करने की आगे सोची भी थी और करी भी है। जैसे ऑल वेदर रोड ले लीजिए, केदारनाथ के पुनर्निर्माण को ले लीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए काफी कुछ सोचा और उसको रंग भी लाया है। और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण रह गई हैं, क्योंकि देश काफी नीचे चला गया था, तो उत्तराखंड पे भी उसका काफी असर पड़ा है। तो यही मैं बात रखना चाहूंगी थपलियाल जी की कि जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया भारतीय जनता पार्टी के काम में, वो दृष्टि पत्र में जो इन्होंने कहा है उसको पूरा करके जनता को अवश्य दिखाई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जिस तरह से मौका मांगा है कि दूसरी बार में तमाम, थपलियाल जी ने भी साफ कहा है कि वो फ्लेक्सिबल है, आगे जिस तरह की सिचुएशन होगी कहीं ना कहीं समर्थन दे सकते हैं। क्या जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करते हुए, क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में जरूरत होगी तो हाथ मिला सकते हैं आप दोनों? ऐसा है कि थपलियाल जी की मैं बातों को सपोर्ट करती और वो मुझे सपोर्ट करती, ये मुझे नहीं लग रहा है। वो मुझे बेटी की तरह, छोटी बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझसे जो प्रॉब्लम देख रही है, क्योंकि यूकेडी ने उत्तराखंड को बनाने में काफी बड़ा योगदान रहा है यूकेडी आप सभी बने रहिएगा हमारे से। हनी जी आपको रोकेंगे यहाँ पर, बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हमारे बीच। आशीष मिश्रा जेल से रिहा, लखीमपुर से बड़ी खबर। आशीष मिश्रा जेल से रिहा, तिकुनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, बड़ी खबर। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी
और अब पुख्ता तौर पर यह खबर सामने आ चुकी है, आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो चुका है। तिकोनिया कांड का आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन तमाम धाराओं के बाद में जिस तरह से फैसला आया है, ऐसे में आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है। बड़ी खबर लखीमपुर से, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र जेल से रिहा। लगातार वीडियो लंबे समय तक वायरल हुआ था, जिस तरह से इस बात के आरोप लगाए जा रहे थे कि आशीष मिश्रा के द्वारा किसानों पर जीप चढ़ाई गई है। एसआईटी ने भी कहीं ना कहीं अपनी जांच में इस बात को माना था, लेकिन यहां पर तमाम कार्रवाई के बाद आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है। आशीष मिश्रा जेल से रिहा। लखीमपुर से बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। लंबे समय से गृह राज्य मंत्री के अपने पद में बने रहने को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन यहां तिकोनिया हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद अब इस मामले में ये जो फैसला आया है, इसमें आशीष मिश्रा को जेल से रिहाई मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को दी थी जमानत। जमानत के बाद जेल से रिहा 10 अक्टूबर। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता आमिर रजा जुड़ चुके हैं। जी आमिर, जिस तरह से आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो चुके हैं, क्या कहना है इस पर आपका? मिश्रा की रिहाई की खबर के साथ में जिस तरीके से जिला गेट के ऊपर आज जमावड़ा था, मीडिया का था, उनका समर्थकों का था, इसके लिए प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जिला जेल से बता रहे कि पीछे वाले दरवाजे से उसको ले जाया गया है यहाँ। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही क्योंकि मेन गेट से जो जेल गेट की दूरी है वो काफी दूरी बताई जा रही है, दूरी है इसलिए। लेकिन कुछ लोगों को निकलते भागते देखा गया था, इसके बाद ये हुआ था कि जेल से यहाँ से रिहाई हो गई। लेकिन एक बार फिर जो जिला जेल के गेट के ऊपर हलचल दिखाई दे रही है और मीडिया फिर एक तरफ इधर तरफ कहीं गेट की तरफ सिमटती हुई दिखाई दे। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्रशासन ये नहीं चाह रहा है समर्थकों के बीच में आशीष मिश्रा है और यहाँ पे कोई हालात खराब हो किसी भी तरीके से। इसी तरीके की लगातार प्रशासन कवायद करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी जिला जेल से जी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, सीधी तस्वीरें। जी आमिर, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में एसआईटी ने भी कहीं ना कहीं दोषी माना था, अब जब जेल से रिहाई मिली है तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि 128 दिनों से तो जेल में था, लेकिन लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट की जमानत दी थी, अब रिहाई मिल चुकी है, आगे क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से 128 दिनों के बाद आज आशीष मिश्रा की जो रिहाई हुई, जमानत पर जो रिहाई हुई है, उसको लेकर लगातार जहां विपक्ष उसको लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था, वही आज इस मामले में राकेश टिकैत ने लखीमपुर में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान किया है कि अब जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, किसान जो मौत का शिकार हुए थे वो जेल में है, उनके लोग जेल में है और जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो जेल से बाहर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बीजेपी सरकार जो है उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जी बिल्कुल। कोर्ट की बात करें तो किस बिना पर रिहा किया गया है, क्या कुछ कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई? आमिर, आपको रोकेंगे, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, रिहाई की ये सीधी तस्वीरें हैं। जी आमिर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कोर्ट के अंदर किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस बिना पर रिहा किया गया है? देखिए, कोर्ट से जिस तरीके से शुरुआत में एक आदेश आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो शुरुआती दौर में एक आदेश आया उसमें उन बातों को नहीं सुना गया है जिसमें एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उसमें दाखिल की थी। एसआईटी ने कहा था कि जो ये आरोपी है, ये मुख्य आरोपी है और ये वहां पर सोची समझी साजिश के तहत उस घटना को अंजाम दिया था। इस बात को ये आरोप लगा रहे थे विपक्ष के जो वकील है कि उनको हेयरिंग के दौरान उनकी इन बातों को नहीं सुना गया था। लेकिन आज यही वजह है कि जो पहले आदेश आया था उस आदेश का फॉलो नहीं हुआ था। लेकिन 3 दिन के बाद जब आज हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, कल जब एक आदेश दिया, वो जब आज उस पर पैरवी की गई तो उसी आदेश के ऊपर रिहाई की गई। उसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा मोनू जो है वो घटना स्थल पर नहीं थे और जो घटना हुई है उसमें वो शामिल नहीं थे। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में ऑपोजिशन के वकील का आप क्या कहना है, क्या स्टैंड रहेगा अब उनका? देखिए, अपोजिशन के जो वकील की बात करें तो वकील ने जब ये आदेश हाईकोर्ट से आया था तभी स्पष्ट कह दिया था कि इस मामले में
वो अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और आज जो राकेश टिकैत है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक बार फिर जो आशीष मिश्रा वो सलाखों के पीछे आए। जी बिल्कुल, जिस तरह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं चुनावी लाभ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? ये घटना हुई उसमें लगातार सियासत हो रही, चाहे विपक्ष को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। किसान नेता भी लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि शुरुआत से ही लगातार ये मांग की जा रही थी किसान नेताओं की तरफ से और जो मृतक है किसान उनके परिवारों की तरफ से कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए और जांच प्रभावित करेंगे। इस तरीके की तमाम बातें थी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अपने फैसले पर अड़ी रही और न सिर्फ इस मामले की पैरवी करती रही बल्कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो अपने पद पर आज भी बरकरार है। ऐसे में जो बीजेपी का जो पक्ष है, बीजेपी जो है वो अपने फैसले पर अटल है, लेकिन विपक्ष के लोग लगातार इस मामले को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही देखा जा रहा है लगातार, चाहे जितनी जो भी चुनावी सभाएं हो रही हो या जहां भी जो बड़े लीडर है वो लगातार इसी बात को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तय है कि जब 23 तारीख को लखीमपुर में चुनाव होगा तो उस पर कहीं ना कहीं जब लखीमपुर में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इस मामले को विपक्ष जरूर मुद्दा बनाएगा। जी बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार इस मामले को मुद्दा जरूर बना रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ऐसे में अब जब रिहाई मिली है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट की अनदेखी नजर आ रही है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, हम आपको बता दें कि जब वहाँ पर सुनवाई हो रही थी, जो मुकदमा गया था वो गैर इजाजतन हत्या के गया था और ऐसे में तमाम तरीके की जो गिरा हुई विपक्ष के वकीलों ने गिरा की थी वो जो पहले रिपोर्ट में एसआईटी ने जब वो अपने साक्ष्य वहाँ पर नहीं दाखिल किए थे तब उस मामले में बहस हो रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि जो अभियोजन पक्ष है उसने जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको मजबूत तरीके से नहीं रखा और यही वजह है कि जो कोर्ट के अंदर तक जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट तो वही फैसला करेगा, जजेस तो वही फैसला करेंगे जो वहाँ पर साक्ष्य रखे जाएंगे जिस मामलों को लेकर बात होगी। और यही वजह है कि जब फैसला आया था हाईकोर्ट से, जो अधिवक्ता है जो किसान पक्ष के, उन्होंने ये कहकर अपने आप को कहा था कि हमारी बात वहाँ कोर्ट के दौरान नेटवर्क ना होने की वजह से हमारी बात नहीं सुनी गई थी पूरी तरीके से। इसको लेकर हम रिहेयरिंग की प्रार्थना पत्र भी रिहेयरिंग के लिए दिया है और निश्चित उस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई और ये फैसला कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल आमिर, इसके अलावा जिस तरह से जो वायरल वीडियो हुआ था तमाम विपक्षी पार्टियां जिसकी बिना पर इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को आरोपी लगातार बता रही थी, उस पूरे वीडियो को लेकर क्या कहना है आपको? क्या वो वीडियो पुख्ता तौर पर पेश नहीं किया गया या उस वीडियो को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया या उसे कंसिडर नहीं किया गया? देखिए, आपको बता दें कि इस मामले में तमाम वीडियो वायरल हुए, दर्जनों वीडियो वायरल हुए, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि एक भी वीडियो मोनू मिश्रा का मौके पर से वहाँ वायरल हुआ। उसमें जो मोनू मिश्रा के साथ में कहा बताया जा रहा है जो उस कार गाड़ी के जो ड्राइविंग सीट से हट के दूसरी सीट के ऊपर जो बैठे थे वो सुमित जायसवाल, उसका वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा तमाम लोगों का निकल के भागते हुए वायरल हुआ, लेकिन उसमें मौके पर से एक भी वीडियो आशीष मिश्रा का नहीं वायरल हुआ। यहाँ तक कि जब एसआईटी ने जब जांच की थी तो उसने तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने रखे थे जिसमें आशीष मिश्रा का बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा अपने साथियों के साथ दंगल स्थल से निकलकर घटनास्थल की तरफ जा रहे उस तरीके के उस गाड़ी के वीडियो है, लेकिन आशीष मिश्रा का कहीं भी एक वीडियो नहीं सामने आया। यही वजह है कि लगातार चाहे आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, वो इस बात पर दावा करते नजर आ रहे थे कि उनका घटनास्थल में उनका पुत्र नहीं था। यही वो दावेदारी लगातार दिखाई दे रही थी। जी बिल्कुल आमिर, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई ताजा अपडेट आएगी आपके पास फिर से आएंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तिकुरिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, तो लगातार इस पर अपडेट देंगे और देवभूमि की दंगल में आगे चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु,
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिर आपका बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से वोटरों ने उत्तराखंड में बम्पर वोटिंग तो जरूर की है, लेकिन 632 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। देखना ही होगा कि 10 मार्च को जब ये पिटारा खुलता है तो किसके हक में क्या कुछ आता है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। हनी पाठक बीजेपी से, कमलेश रमन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से, पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से और नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, अगले सवाल के लिए सीधे आपके पास ही आऊंगी। मैं लगातार यहाँ पर चर्चा कर रही थी और उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो दोनों ही इस बात का दावा करती हुई नजर आ रही है कि अगली सरकार उनकी ही है। हालांकि पीसी थपलियाल जी ने जरूर इस पर कुछ रोशनी डालने की, पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, फैसला किसके हक में आ सकता है? दूसरा सवाल यहां पर यह भी है कि आम आदमी पार्टी आपको कहां नजर आ रही है? प्रियंका, देखिए, मतदान हो चुका है, शांति हो चुकी है और यज्ञ भी पूरा लगभग हो चुका है और चेहरे पे इनकी खुशी तो स्वाभाविक है आनी अभी, लेकिन 10 मार्च को पूरी तरीके से खुशी बरकरार रहती है या मायूसी छा जाती है, ये देखने लायक बात होगी जी। जो वोटिंग हुई है, वोटिंग लगभग क्रॉस की है, चाहे वो 1 दशमलव में ही क्रॉस की है पिछली बार की मुकाबले, तो ये बात ये दर्शाती है कि ये दोनों तरीके से हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार के विरोध में वोटिंग हुई है, ये हो सकता है कि सरकार के पक्ष में भी वोटिंग हुई हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व, मैं उनको तत्व वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व भी सक्रिय हो गए इस बार के चुनाव में, जिनका कोई योगदान एक पूरे 5 साल तक नहीं रहा और उसके बाद अचानक ही वो एकदम आ गए। तो ये मैंने पहले भी कहा है कि दल बदल की राजनीति की, दलगत राजनीति की और अवसरवादी राजनीति के जो बादल छाए हुए थे, उन बादलों की छाया में ये मतदान हुआ है इस बार। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि जनसभाओं के अभाव में हुआ ये मतदान। जो प्रियंका, जैसे आपको वर्चुअल मीटिंग्स में जो एक्चुअल फीडबैक है वो नेता को नहीं मिल पाता, और जो नेता होता है वो उसका हाव भाव या उसका उत्साह जो है वो तभी बढ़ता है जब वो सामने से जनता को तालियां बजाते हुए, हूटिंग करते हुए या उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखता है जी। तो ये इस बार मिसिंग था वर्चुअल रैली में। और वर्चुअल रैली का सबसे बड़ा, अगर ये दावा करे कोई भी दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, तो मैं इस दावे को मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं इस बात का खुद साक्षी हूँ। जब हमने एलईडी स्क्रीन जो बड़ी मेगा एलईडी स्क्रीन पर देखा, जिस समय ये चल रहे थे, इनके भाषण, वर्चुअल भाषण हो रहे थे, तो उनको देखने वालों की संख्या केवल, हनी पाठक भी इस बात से सहमत होंगी, उनकी संख्या केवल 300, 350, 350 तक सीमित रही। 1 करोड़ आबादी का ये उत्तराखंड, जिसमें 80 लाख से ऊपर मतदाता, और उनमें से मतदाताओं में से 0.001% भी लोग नहीं देख रहे हैं अगर, तो इसका मतलब कोई रुझान नहीं है उनका किसी प्रकार का। मतदाता मतदान तो जरूर करने गया, लेकिन उसके मुद्दे, उसकी अपने जी। नरेंद्र जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे, अपने दर्शकों को सीधे लिए चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सीधी तस्वीरें। आशीष मिश्रा जेल से रिहा किया गया है आज। तिकोनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। 128 दिनों तक जेल में रहने के बाद लखनऊ की हाई कोर्ट की बेंच ने आशीष मिश्रा को रिहाई दी है। पहले जमानत दी थी गुरुवार को, अब रिहा हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जेल से रिहा, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। तिकोनिया हिंसा में आरोपी। तिकोनिया हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत, जिसमें 7 किसान के साथ एक पत्रकार भी शामिल था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिहाई दी थी। 10 अक्टूबर 2021 से जेल में बंद आशीष मिश्रा 128 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद आज रिहा हुआ है आशीष मिश्रा।
इस पूरे मामले में लगातार विपक्षियों के द्वारा घेराव किया जा रहा है। विपक्षियों का यहां पर साफ कहना है कि आरोपी होते हुए, और ये घर की बाहर की सीधी तस्वीरें के न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आशीष मिश्रा के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। 128 दिनों तक जेल में रहने के बाद लखनऊ की हाईकोर्ट की बेंच ने मंजूरी दी थी और आज जेल से रिहा हुआ है आशीष मिश्रा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। इस पूरे मामले में लगातार गृह राज्य मंत्री इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका बेटा घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और कहीं ना कहीं पक्षकार वकील ने इसी बात को लेकर अपना पक्ष मजबूत रखने की कोशिश की है। विपक्षी वकील ने हालांकि ये कहा है कि केस को आगे ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। 128 दिन के बाद लखीमपुर खीरी का आरोपी रिहा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष। इस पूरे मामले में कई वीडियो वायरल हुए लगातार और साथ ही साथ कई बार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के तेवर भी देखने को मिले। कहीं पत्रकारों को मारते हुए नजर आए तो कहीं सवालों से बिफरते नजर आए। और अब इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार उनके हक में फैसला आया है, साफ तौर पर विपक्षी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आशीष मिश्रा के घर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी और आज तिकोनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। ताजा तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से भारी मात्रा में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी और विपक्षियों का यह भी कहना है कि तिकोनिया कांड के आरोपी को तो रिहाई मिल गई है, लेकिन तमाम वो किसान जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो अभी भी जेल में बंद है। कहीं ना कहीं यहां पर साफ तौर पर, सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आशीष मिश्रा की गाड़ी में। ये तस्वीरें रिहा हुआ तिकोनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा। और ये बाहर जाते हुए तस्वीरें, साथ ही साथ हमने आपको आशीष मिश्रा के घर की भी तस्वीरें दिखाई हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये जो शख्स बैठा है, तिकोनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा। किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोपी है आशीष। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी थी जमानत। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के वकीलों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी दलीलों को, उन्हें अपनी दलीलें रखने का मौका ठीक से नहीं दिया गया, उनकी दलीलों को नहीं सुना गया। इस पूरे मामले को लेकर वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। तो के न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, आशीष मिश्रा, तिकोनिया कांड का आरोपी। एसआईटी के द्वारा भी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को सोची समझी सुनियोजित साजिश बताया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से पक्षकार वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की हैं, यहां पर लखनऊ की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी और आज हुई है रिहाई। तो
तो ये थी सीधी तस्वीरें और इसके बाद एक बार फिर से देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से उत्तराखंड में वोटरों के द्वारा बम्पर वोटिंग तो की गई है, लेकिन आखिर किसके पक्ष में कितना वोट गिरा है उसका फैसला 10 मार्च को ही सामने आएगा। लगातार हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। हनी पाठक बीजेपी से हमारे साथ बनी हुए, दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से, पीसी थपलियाल यूकेडी वरिष्ठ नेता और नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से नरेंद्र सेठी जी का कहना था कि कहीं ना कहीं जो रुझान देखने को मिलता था प्रचार प्रसार के दौरान, उस बात में इस बार साफ तौर पर कमी देखी गई है और तमाम जो सर्वे आते थे, सर्वे भी इससे पहले कई बार जो आए हैं वो साफ साफ सही आकलन नहीं कर पाए। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो आकलन किया जा रहा है, क्या उसके हिसाब से ही फैसला आएगा या कहीं ना कहीं फैसलों में बदलाव भी हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड की जनता जो है, ये जनता बहुत ही प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल जनता कहलाती है उत्तराखंड की, और इस मामले में यहाँ के लोग, जो स्थिति इस राज्य की हो चुकी है, तो ऐसा हो गया है कि बिना केंद्र के मदद के ये राज्य संचालित नहीं किया जा सकता। और अगर केंद्र में उनकी मदद मिलती रही तो इस राज्य का विकास की संभावनाएं हैं, ये लोग समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए आप, जिस तरह से चमचमाती हुई रोडें देख रहे हैं लोग, और जिस तरह से ऑल वेदर रोड और ट्रेन उत्तर पहाड़ में चढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इसके साथ पूंजीपति का बूट भी पहाड़ की छाती पे आएगा, और वो निश्चित रूप से जो एक पूरे कश्मीर अब लोगों से हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, पूंजीपति वहां नहीं जा पा रहा। हिमाचल ऑलरेडी ऐसी स्थिति में है, ऐसे उसने अपना विकास कर लिया है। एक उत्तराखंड ही ऐसा है जहां पे पूंजीपति अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। इसलिए इस स्थिति में यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए पूरा जो बन रहा है, उस मैदान में अमीरों का उत्तराखंड बनता जा रहा है, और जो उत्तराखंड की मूल आवाज है, वो आवाज एक दिन धीरे धीरे दबकर यूं ही दफन हो जाएगी पहाड़ों में। ये हमारा मानना जी। हनी पाठक जी, क्या कहना है आपका? अमीरों के लिए तो उत्तराखंड बन रहा है, लेकिन पीसी थपलियाल जी का कहना है कि आम जनता की आवाज कहीं ना कहीं दबती जाएगी। देखिए, थपलियाल जी ने दोनों बात कही है कि केंद्र में, अगर केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड को बहुत आगे तक लेके जाया जा सकता है, तो अगर केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पे हम लोग किसी का चेहरा देखना चाहेंगे, थपलियाल जी अगर मेरी बात से सहमत हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय भी है। तो केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चय ही उत्तराखंड में और उस राज्य में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को काफी अच्छा आगे तक विकासशील बना सकते हैं। और थपलियाल जी ने ये भी कहा रेल का, और ठीक है हनी पाठक जी, थपलियाल जी ने यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए। उसकी वो तमाम चीजें यदि आपने पूरी की हैं, तो बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर भी आपको उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, महिलाओं को लेके पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए काफी अच्छी योजनाएं चलाई गई है। महिला ई हाट योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, गौरा देवी कन्या योजना, अल्पसंख्यक शादी शगुन योजना, इस तरीके की जितनी योजनाएं हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही लेकर आई है, और भारतीय जनता पार्टी के ही कारण ये वात्सल्य योजना और काफी सारी योजना जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। हनी पाठक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हनी पाठक जी, महंगाई के मुद्दे से आप पीछे नहीं हट सकते। महंगाई सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, महंगाई हर जगह है, और इसके पीछे मूल रूप से कारण अगर देखा जाए तो वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण भी काफी ज्यादा तक महंगाई में बढ़ोतरी आई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डाउन हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ही भारत में ही नहीं, अगर आप देखें तो विदेशों में भी महंगाई थोड़ी बढ़ी है, ओनली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी। ठीक है, इसका जवाब मैं नरेंद्र जी से। प्रियंका जी, लेट मी कंप्लीट। जी, जैसे पटरी कोरोना के बाद अब पटरी पे आ रही है लाइफ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जा रहा है। जैसे पेट्रोल के दाम को घटा दिए गए, डीजल के दाम को घटा दिया गया। तो ठीक है, कांग्रेस तो लगातार बोल रही है कि 500 में सिलेंडर दे रही है, आप अपनी घोषणाओं में ये बात कहते हुए क्यों नहीं नजर आते कि महंगाई हम कम करेंगे तो 500 का सिलेंडर? ऐसा है, हमारे दृष्टि पत्र में वही बात रहेगी जो हम लोग करके दिखाएंगे। जनता को झूठे वादे करके हम लोग बरगला नहीं सकते। कांग्रेस से मैंने अभी यही सवाल किया ना कि जहां इनकी राज्य में सरकार है वहां पर इन्होंने करके कोई एग्जाम्पल सेट किया नहीं है, तो जितनी बातें बरगलाने की है करने दीजिए। वापस पूरे बहुमत से
भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में इनका नाच गाना हो रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं, मैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है नरेंद्र जी। और कपियाल जी ने एक बात कही थी परिसंपत्ति के विवाद को लेके, तो मैं उसको भी उनकी पिक्चर क्लियर करना चाहूंगी कि 24 नहरों में 24 नहरें उत्तराखंड को हस्तांतरित की गई है, जो परिसंपत्ति विवाद में आपस में ये दोनों सीएम बात किए थे, तो 24 नहरें उत्तराखंड को हस्तांतरित करी गई हैं। और भी काफी विवाद इतने सालों से चला आ रहा था ये परिसंपत्ति विवाद, इसको दूर हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करके दिखाया। मैं पीसी थपलियाल जी के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं नरेंद्र सेठी जी के पास जाना चाहूंगी। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से हनी जी का साफ कह रहा था कोरोना को लेकर महंगाई बढ़ी और तमाम देशों में भी महंगाई बढ़ी है, तो भारत में भी बढ़ी है, उत्तराखंड में भी बढ़ी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहना है आपका? कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होना चाहिए था ना? जी नरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नरेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दीपक जी के पास जाएंगे। दीपक जी, जिस तरह की बातें हनी जी कह रही थी उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल महंगाई बढ़ी है, लेकिन जब कोई विपक्ष में जब दूसरे थे, जिस समय कांग्रेस थी, तब इन्हीं लोगों ने सिलेंडर उठा के, प्याज की मालाएं डाल के, टमाटर की रेडी लगा के, उस टाइम इन लोगों ने पूरा मतलब ये दिखाने का विपक्ष की भूमिका में होते हुए इन्होंने दिखाने का प्रयास करा था कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 410 रुपए या 420-30 रुपए का सिलेंडर आज 1000 के आसपास पहुंच गया। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं बढ़ेगी वक्त के अनुसार, आज 7-8 साल हो गए हैं तब से, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ी है दुगनी तिगनी रफ्तार से तेजी से बढ़ी है। और रिफाइंड आज आप देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार जब थी तो देखो हम सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो हमें सारा मत देता है वो जनता देती है, और जनता ने जो जिनको मत दिया है वो हमें स्वीकार है हम सबको, और आने वाले समय में भी जो भी पार्टी बनेगी उसके भी हमें स्वीकार होगा। लेकिन जो भी सरकार रहेगी, हमारे कहने का मतलब है उसने इस बात पे दिया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन यहाँ उल्टा बढ़ गया। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। हम आज भी कहना कि इस बार आप देखिए इतना जब आज उत्तराखंड के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का भार आ गया, कहीं ना कहीं वो भी आप देखिए कितना हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कर्जा होता जा रहा है, वो कब निपटाया जाएगा? अब नई सरकार आएगी तो नया खर्चा बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। अब तो और भी दीपक पांडे जी, नरेंद्र जी के पास में जाऊंगी। नरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि हनी जी ने जो तमाम दलीलें यहाँ पर दी है, कोरोना की बातचीत करते हुए नजर आई हैं, स्थितियां हमेशा आपके पक्ष में होंगी ये जरूरी नहीं है। सरकार रहती है तो विषम परिस्थितियों में भी यदि वो परफॉर्मेंस करके दिखाती है तभी हम उसे सफल मानते हैं। इनका जिस तरह से कहना है कि महंगाई सब जगह पे बढ़ी है तो उत्तराखंड में भी बढ़ी है, इस पर क्या कहना है आपका? एक्चुअली में हनी पाठक वैसे तो बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लेकिन इनके पास दो चश्मे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक सामान्य जनता का चश्मा है इनके पास। तो ये अभी जो जवाब दे रहे थे, सवाल तो इन्होंने सामान्य जनता के चश्मे से पहनकर सुना, लेकिन जवाब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चश्मा देकर दिया। और दीपक पांडे जी का तो खैर बिल्कुल ही स्पष्ट है व्यू, उन्होंने टी शर्ट ही यही पहनी हुई है कि फ्री स्टेट, यानी कि इस राज्य से भाजपा और कांग्रेस बाहर ही निकल जाए। तो अब जहां पीसी थपलियाल जी ने देखिए जो बात कही है कि यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, जनता प्रबुद्ध तो जरूर है, लेकिन हर बार बेसुध होकर जो फैसले लेती है उससे पूरे 5 साल तक जनता को त्रस्त रहना पड़ता है। तो हमें इस बार जो मुझे लगता है, जो उम्मीद है हमें, जो इस बार जो मैंडेट आएगा, वो मैंडेट पिछले 4 बार की जो गलतियां हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस मैंडेट में वो सब उनका निष्कर्ष शामिल होगा। तो प्रियंका, इस बार का जो मैंडेट होगा वो वाकई बहुत रिफाइंड, फिल्टर्ड और एक इस तरीके का मैंडेट होगा शायद पछताना ना पड़े। जी बिल्कुल। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से हनी जी का कहना था भू संपत्ति विवाद की जो आप बात कर रहे थे, 24 नदियों के स्थानांतरण की बात यहाँ पर इन्होंने कही है, इस पर क्या कहना है आपका? पीसी थपलियाल जी, फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करिएगा। इन्होंने जो बात की थी वो नहरों की है। नहरों के हेड एंड टेल का ज्ञान उनको नहीं है कि हेड किसके कंट्रोल में है और टेल हमें दे दी गई है। आप दूसरी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है, इससे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसकी बिजली यूपी खा रहा है। 1000 करोड़ रुपया यूपी खाली टिहरी डैम से खा रहा है। और उधर हमें लोग बोले तुम्हें फ्री बिजली देंगे, हम बोले हमें फ्री बिजली मत दो, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है टिहरी डैम पे वो हमें लौटा दो। अब तुम क्या झारखंड में खाने थी उसको बिहार थोड़ी खा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में हमारे पावर प्रोजेक्ट को यूपी क्यों खा रहा है? ये सवाल आज हम इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये नहीं जाएंगे लोग, इन दोनों, ये तो सत्ता में
कुर्सी के नशे में हैं, और दूसरी जो लीडरशिप आ चुकी है वो बहुत बौनी लीडरशिप आ गई है। और जो अभी सेठी जी कह रहे हैं कि ऐसा वर्डिक्ट आएगा, वैसे वर्डिक्ट आएगा, यहाँ तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई सिमटती हुई दिखाई दी, प्योरली टोटली। इस समय तो और समय से भी ऐसा रिजल्ट आएगा। जवाब दीजिएगा पीसी थपलियाल जी के सवाल का। देखिए ऐसा है, जो ये हाइड्रो की बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत हम जब किसी जगह पे काफी अच्छे समृद्ध होते हैं तो दूसरी जगह मदद करना हमारा परम कर्तव्य होता है। जब हमने वैक्सीन बनाई थी तो जब उसको फॉरेन में भेजा गया था, कर्ज में डूबा हुआ है, आप समृद्धि की बात नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, देखिए जो स्टेट कर्ज में डूबा हुआ है वो इन 5 सालों में नहीं डूबा है, ये पहले से चला आ रहा है। जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस कर्जे को पूरा करने के लिए भी हमारे दृष्टि पत्र में आपने देखा होगा कि उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड को कर्ज मुक्त करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो उसका प्रयास जारी रहेगा और इसको कर्ज मुक्त भी बनाने के लिए पूरा आगे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। आप हमारी सरकार आने दीजिए, जो दृष्टि पत्र में जितनी भी बात रखी गई है उसको पूरे तरीके से अमल किया जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि खुद के पास खाने को हो या ना हो, आप दूसरों को जरूर दान करते रहिए। ठीक है, समय हमारे पास कम है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हनी जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी बहुत धन्यवाद, नरेंद्र जी बहुत धन्यवाद, और पीसी थपलियाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे, लगातार वोटरों के द्वारा बंपर वोटिंग की गई है। 10 मार्च को पिटारे खुलेंगे और उसके बाद ही नतीजों के बारे में जानकारी हम लेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा महत्वाकांक्षी माना जा रहा है और आशातीत इस बात को लेकर वो हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता ने उन्हें स्वीकारा है। खैर, ये फैसला 10 मार्च को आएगा और 10 मार्च को ही हम ये जान पाएंगे कि आखिर किसके हक में जनता थी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बनी रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।